ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि आपने ये जो डक्टाइल कूलम मोहर थ्योरी है, इसके अंदर यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन इज नॉट इक्वल टू यील्ड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन, तो प्रॉपर्टीज डिफर कर रही हैं और ये बेस करती है मोहर्स थ्योरी पे। मोहर्स थ्योरी में हमने तीन टेस्ट्स को ले लिया, एक टेंसाइल टेस्ट, प्योर टेंसाइल टेस्ट, एक कंप्रेशन टेस्ट और एक शियर टेस्ट। ठीक है, इन तीनों के सर्कल्स ऐसे बनते हैं। टेंसाइल टेस्ट जीरो और यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन के दरमियान बनता है, मैक्सिमम जो स्ट्रेस इस पे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्रेशन टेस्ट जीरो और माइनस यील्ड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन के दरमियान बनता है। और प्योर शियर टेस्ट में जो है वो मैक्सिमम शियर के पॉइंट पे जीरो नॉर्मल स्ट्रेस होगी, और बेसिकली ये इस किस्म का टेस्ट होता है जिसके अंदर कोई नॉर्मल स्ट्रेस नहीं लग रही, सिर्फ ट्विस्ट कर रहे हैं आप किसी बार को टू गेट शियर। ठीक है, और ये यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर तक जब इसकी वैल्यू जाएगी तो ये शियर के अंदर फेल कर जाएगा। अब मैं इन तीनों टेस्ट्स को के रिजल्ट्स को एक मोहर सर्कल पे अगर ड्रॉ करूं, तो ये आपका कंप्रेशन का सर्कल बन गया सामने। ठीक है, ये सिग्मा एक्सिस है, ये शियर स्ट्रेस का एक्सिस है। ठीक है, इसी तरह प्योर शियर का आपके पास एक सर्कल बन जाएगा और एक जो है वो आपके पास टेंशन का सर्कल बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे जी कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इन तीनों की म्यूचुअली म्यूचुअली इन तीनों की टेंजेंट होगी। ठीक है, ये कंप्रेशन का सर्कल है, ये शियर का सर्कल है, ये टेंशन का सर्कल है। इन तीनों की म्यूचुअली टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर दी, ऊपर वाली साइड पे भी और नीचे वाली साइड पे भी। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट है, यहाँ पे और यहाँ पे सिमिलरली ये वाली। तो अब आपके पास ये लाइंस आई हैं, ये एक एनवेलप बना रही हैं जिसको आप कह सकते हैं कि दिस इज अ फेलियर एनवेलप। ठीक है, ये एक फेलियर एनवेलप है। बिल्कुल आपको इधर भी नजर आएगा, ये एग्जैक्टली यही चीज बनी हुई है। ये कंप्रेशन का सर्कल है, ये शियर का, और ये टेंशन का सर्कल है। तो ये जो ए बी सी डी ई लाइन है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे वाली लाइन है, ये एक जो है वो फेलियर एनवेलप बना रही है। अब ये लाइंस तो रहने दें, बाकी मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अच्छा वो ये तो परमानेंट बन गया। ठीक है, अब ये जो एनवेलप है, ये फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूं जी ये एनवेलप बनी थी। ठीक है, अब कोई भी स्ट्रेस स्टेट मुझे गिवन है। ठीक है, ये स्ट्रेस स्टेट गिवन है, इसका मैं मोहर सर्कल ड्रॉ करूंगा। अगर वो मोहर सर्कल इस फेलियर एनवेलप के अंदर ही रहा तो मैं कहूंगा कि फेलियर अकर नहीं हो रहा, यानी सेफ है। लेकिन अगर मेरी स्ट्रेसेस की स्टेट इस तरह की दी हुई कि ये फॉर एग्जांपल इस तरह का सर्कल बन जाता है और ये ब्रीच कर जाता है या अप्रोच करता है या ब्रीच कर देता है फेलियर एनवेलप को, तो दैट मींस के फेलियर इज अकरिंग। ठीक है, इससे ऊपर चला गया फेलियर एनवेलप के। तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड मोहर्स थ्योरी। लेकिन अब इसमें इशू क्या है, अभी तो मैंने आपको एक आइडियल सी सिचुएशन बना के दिखा दी कि जिसके अंदर तीनों बराबर थे आपके, सॉरी स्ट्रेट लाइन आ रही थी मोहर सर्कल की जब मैं तीनों के टेंजेंट ड्रॉ कर रहा था। हो सकता है शियर सर्कल ऐसा हो और टेंशन का सर्कल ऐसा हो, तो फिर ये आपका जो फेलियर एनवेलप है ये कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन, तो जरूरी नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन बने इस केस में। और चूंकि हमने इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, हमें तो इक्वेशन की फॉर्म में चाहिए ना रिजल्ट, हम बोहर सर्कल या एनवेलप तो नहीं एक्चुअली ड्रॉ, इक्वेशन चाहिए और हम उस इक्वेशन के अंदर अपनी कंडीशंस पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे फेलियर अकर हो रहा है या नहीं हो रहा है या फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसलिए मुझे स्ट्रेट लाइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस आसान होती हैं, सिंपल होती हैं, लीनियर होती हैं। कर्व्ड लाइंस में नॉन लीनियरिटी आ जाएगी, थोड़ा सा मैथमेटिकल मॉडल मुश्किल हो जाएगा। सो यहाँ पे मोहर्स थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, और
उसको मॉडिफाई करने के बाद जो है वो लेट्स से मैं इधर इनको डिस्कार्ड करता हूं, आप शेयर सर्कल को बीच में से निकाल देते हैं और सिर्फ दो सर्कल्स को रहने देते हैं। ये अब मैं मोहर थ्योरी को मॉडिफाई करके कूलम मोहर थ्योरी की बात कर रहा हूं। ठीक है, कूलम मोहर थ्योरी के अंदर आप ये जो मैंने इधर शेयर सर्कल पहले बनाया था, इसको रूल आउट कर देते हैं, इसको यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते? ताकि मेरे पास टेंजेंट के लिए दो पॉइंट्स जब आएंगे तो हमेशा लाइन स्ट्रेट बनेगी। ठीक है, हमेशा ये स्ट्रेट लाइन अब बनेगी क्योंकि दो पॉइंट्स के दरमियान स्ट्रेट लाइन बन सकती इस तरह की। तो आई नीड ओनली टू सर्कल्स इन कूलम मोहर थ्योरी, वन फॉर कंप्रेशन एंड द अदर फॉर टेंशन। और फिर इससे मैं जो है वो अपना फेलियर क्राइटेरिया उसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर सकता हूं। तो लेट्स डू दैट, फेलियर क्राइटेरिया इसका बनाते हैं। पहले थोड़ा सा ये जो मैंने सारी डिस्कशन की है इसको इधर स्लाइड के अंदर भी लिखा हुआ है, इसको देख लें कि Mohr's hypothesis was to use the results of tensile, compressive and torsional shear tests to construct the three circles, ये फिगर 7 के, defining a failure envelope. और the failure envelope it needs not be straight, ये straight नहीं होगी हमेशा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि मोहर सर्कल जो ये तीन है इसके अंदर किसी भी बॉडी की स्ट्रेस स्टेट जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप उसको ग्रो करा सकते हैं स्ट्रेस को until one of them becomes tangent to the failure envelope, thereby defining failure। यानी आप इस डायग्राम के ऊपर जब अपना मोहर सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो आप उसको ग्रो कर सकते हैं until द पॉइंट कि जब वो किसी भी पॉइंट के ऊपर इसका टेंजेंट बन जाए, यहां पे अब फेलियर अकर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, so a variation of Mohr's theory is called the Coulomb-Mohr theory or internal friction theory। इसके अंदर हम ये बाउंड्रीज को या एनवेलप जो है इसको स्ट्रेट लाइन अज्यूम करते हैं। ठीक है, और सिर्फ टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ्स को यूज करते हैं, शेयर स्ट्रेंथ निकल जाती है बीच में से। अब आप देखें यहाँ पे ये जो फिगर आपके सामने बनी हुई है इसको देखें, इसमें जो डॉटेड लाइंस हैं, डॉटेड लाइंस, ये डॉटेड लाइन जो है ये कंप्रेशन टेस्ट का सर्कल है अंटिल यील्डिंग। ठीक है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तक गया हुआ। और ये वाला जो छोटा डॉटेड सर्कल है ये टेंसाइल टेस्ट का सर्कल है और ये एस टी तक गया है। तो ये एक ऐसे मटेरियल के लिए हमने सर्कल्स बनाए जिसमें स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ इन टेंशन, क्योंकि कंप्रेशन का सर्कल आपको नजर आ रहा है बड़ा। अब आपने टेंजेंशियल लाइंस ड्रॉ कर दी। ठीक है, B3 B1, ये B3 और B1 ये टेंजेंट्स हैं यहां पे, और इसी तरह ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको ज्वाइन करके आपने फेलियर एनवेलप बना दी। अब आपने क्या करना है, आपने मैथमेटिकल मॉडल बनाना है या मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है फॉर द केस व्हेन फेलियर इज स्टार्टिंग, कि फेलियर कब शुरू होगा। तो हमने ये बताया कि फेलियर तब शुरू होगा जब आपकी गिवन स्ट्रेस स्टेट जो है उसका सर्कल वो इतना बड़ा हो जाए कि वो इस फेलियर एनवेलप इसका टेंजेंट बन जाए या ये उसको क्रॉस कर जाए। तो वी आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सर्कल विच इज अप्रोचिंग फेलियर। तो अप्रोच का मतलब है बिल्कुल इसको टच करेगा। ठीक है, ये B2 के ऊपर इसने टच किया है, B2 के ऊपर ये हमारी गिवन स्ट्रेस स्टेट है, जिसने ये जो पिंक सर्कल है जिसकी सॉलिड लाइन है, दिस इज आवर गिवन स्ट्रेस स्टेट। ठीक है, ये किसी टेस्ट के नतीजे में नहीं आई, ये वो स्ट्रेस स्टेट है जिसके ऊपर हम देख रहे हैं कि फेलियर अकर हो रहा है या नहीं।
और हमारा हाइपोथेसिस ये है या अंडरलाइंग अजम्पशन ये है कि जब ये B2 को रीच कर जाएगा, यानी इसका रेडियस C2B2 हो जाएगा, तो ये फेलियर को अप्रोच कर जाएगा, फेलियर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, सेंटर तीनों सर्कल्स का C1 C2 और C3 है। ये जो आपने पिंक वाला सर्कल बनाया है, इसकी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 और सिग्मा 3 है। ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसलिए सिग्मा 2 0 होगी। नाउ वी हैव व्हाट वी हैव हियर आर 3 सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, ये ट्राइंगल, ये वाला, ठीक है, इसी तरह ये ब्लू वाला ट्राइंगल, और ये कोई ऑरेंज वाला ट्राइंगल। दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स। अच्छा, सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है? सिमिलर ट्राइंगल्स में अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स की, किसी भी दो साइड्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज इक्वल होती है। मिसाल के तौर पे अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल है और दोनों सिमिलर है, और तो एक ट्राइंगल का हाइपोथेसिस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर दूसरे ट्राइंगल की हाइपोथेसिस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर के बराबर हो, कोई भी आप कोई भी रेशियो बना सकते हैं, एज लॉन्ग एज के दोनों में कॉरेस्पॉन्डिंग केसेस चल रहे हैं। ठीक है, जो आपने इधर साइड लिया वही साइड उधर लें, तो उनकी रेशियोज जो है हमेशा इक्वल रहती हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर। तो यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे यहां भी। तो नजर आए? अच्छा, सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि मैं B2C2 माइनस B1C1 डिवाइडेड बाय OC2 माइनस OC1, ये मैंने एक रेशियो ले ली। ठीक है, दिस वुड बी इक्वल टू B3C3 माइनस B1C1 डिवाइडेड बाय OC3 माइनस OC1। ठीक है, बिकॉज दीज थ्री आर सिमिलर ट्राइंगल्स, तो आपके पास ये रिलेशनशिप ट्रू होना चाहिए। अब B2C2 क्या चीज है जी? B2C2 इज रेडियस ऑफ दिस पिंक सर्कल, और इसका रेडियस क्या होगा? दिस वुड बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह B1C1 इस सर्कल का, ये जो सर्कल 1 है टेंसाइल वाला, इसका रेडियस है विच वुड बी इक्वल टू ST डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय OC2 माइनस OC1, यानी ये C1 से C2 का डिस्टेंस बचता है। ठीक है, और C1 आपको सेंटर्स जो हैं सर्कल्स, सर्कल के सेंटर की मैंने आपको बताई थी कि हमेशा जो उसकी कोऑर्डिनेट होता है वो सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 0 होता है। ठीक है, तो जब आपको दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तो डिस्टेंस फार्मूला से इनके दरमियान का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, वो इधर लिख देंगे। इसी तरह B3C3 इज SC बाय 2, B1C1 इज ST बाय 2। ठीक है, और इधर इसी तरह डिस्टेंस फार्मूला से OC3 माइनस OC1 यानी C1 से C3 का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से ये आपके लिए थोड़ा सा एक होमवर्क है, आपने बड़ा सिंपल सा है, इस रिलेशन इक्वेशन में से आपने यहां तक पहुंचना है। ठीक है, ये मेरे पास फेलियर क्राइटेरिया है
कूलम मोहर थ्योरी का, मोहर का फेलियर क्राइटेरिया। यानी आप इसको ये कह सकते हैं कि फेलियर कब हो रहा है, जब सिग्मा 1 ओवर एस टी माइनस सिग्मा 3 ओवर एस सी 1 के इक्वल हो जाए, और अगर 1 से बड़े हो जाएं तो इसका क्या मतलब होगा कि वो एनवेलप को क्रॉस कर गए। सो यू कैन ऑल्सो से कि सिग्मा 1 ओवर एस टी माइनस सिग्मा 3 ओवर एस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आपका फेलियर क्राइटेरिया है। और अगर आप बात करें डिजाइन इक्वेशन की तो फिर ये दिस वुड बी इक्वल टू 1 ओवर एन, ये डिजाइन इक्वेशन बन जाए। तो अगेन आपके पास टेंसाइल और कंप्रेशन में स्ट्रेंथ्स डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों इक्वेशन के अंदर अपीयर हो रही है। अब अगेन हम आते हैं प्लेनर केस के ऊपर, ठीक है। प्लेनर केस में यानी 2 डायमेंशनल केस के अंदर तो आप देखेंगे कि ये इक्वेशन बड़ी सिमिलर है। वो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की इक्वेशन थी वो क्या थी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस वाई, या आप ये भी कह सकते हैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय एस, डिवाइडेड बाय एस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इससे बड़ी सिमिलर है। फर्क क्या है दोनों में, यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 3 दोनों एस वाई से डिवाइड हो रहे थे क्योंकि यील्ड स्ट्रेंथ एंड टेंशन और कंप्रेशन सेम थी। यहाँ पे सिग्मा 1 एस टी से डिवाइड हो रहा है और सिग्मा 3 एस सी से, कंप्रेशन वाली से डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू 1 ओवर एन। अब अगर आपके पास 2 डायमेंशनल केस इस किस्म का है कि सिग्मा ए और बी दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, सिग्मा ए और बी दोनों पॉजिटिव है, तो फिर आपके पास सिग्मा 1 जो है सिग्मा ए के इक्वल होगा और सिग्मा बी जो है वो सिग्मा 2 के इक्वल होगा। ये सिग्मा 1, ये सिग्मा 2 और सिग्मा 3 वुड बी इक्वल टू 0। तो ये जो आपकी इक्वेशन थी सिग्मा 1 और एस टी माइनस सिग्मा 3 और एस सी इज इक्वल टू 1, इसमें सिग्मा 1 की जगह सिग्मा ए और सिग्मा 3 की जगह 0 डालेंगे तो आपके पास ये एग्जैक्टली वही इक्वेशन है जो कि आपकी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की थी, ठीक है। इस केस में तो सेम हो जाएगा दोनों। सेकंड केस कि जब आपका मोहर सर्कल जो है वो ये बता रहा है कि आपकी सिग्मा ए सिग्मा 1 के इक्वल है और सिग्मा 2 0 है, ठीक है, सिग्मा 2 इज 0 एंड सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा बी। तो उस केस के अंदर आपकी ये जो इक्वेशन है इसमें सिग्मा 1 की जगह सिग्मा ए और सिग्मा 3 की जगह सिग्मा बी डाल जाएगा, दिस वुड बी योर फेलियर क्राइटेरिया। और इसी तरह अगर आपके दोनों सिग्मा ए और सिग्मा बी नेगेटिव है तो सिग्मा 1 वुड बी 0 एंड सिग्मा 2 वुड बी सिग्मा ए एंड सिग्मा 3 वुड बी सिग्मा बी। रिप्लेसिंग दीज वैल्यूज इन प्रीवियस इक्वेशन आपके पास सिग्मा बी इज लेस देन इक्वल टू माइनस एस सी आ जाएगा, ठीक है। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की याद हो तो वो बिल्कुल ऐसी थी। क्यों? क्योंकि उसमें ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये सब बराबर थी क्योंकि यील्ड स्ट्रेंथ एंड टेंशन एंड कंप्रेशन वाज सेम। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जहाँ पॉजिटिव वैल्यू है वहां पे एस टी आ जाएगा। एस सी हमने अज्यूम किया हुआ है बड़ा है तो एस सी की ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये थोड़ा सा उससे मिलती जुलती फिगर है, लेकिन आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के स्क्वायर्स में फर्क है और बाकी फिर आपने उसको यूं ज्वाइन कर दी। ऑब्वियसली ये वाला क्वाड्रेंट कभी यूज नहीं होगा। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट। ये डिजाइन इक्वेशन आ गई जैसे मैंने पहले आपको बता दिया। दिस इज हाउ यू कैन जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक स्पेशल केस है, दिस इज अ स्पेशल केस। इसको आप हर दफा नहीं यूज कर सकते, देखना है आपने कि ये मैं कब यूज कर सकता हूँ। फॉर द केस ऑफ प्योर शेयर, प्योर शेयर कब होती है? जब सिग्मा 0 होता है, शेयर स्ट्रेस मौजूद होती है, ठीक है।
फॉर द केस ऑफ प्योर शेयर आपके पास ये प्योर शेयर का केस है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 बोथ आर इक्वल टू शेयर स्ट्रेस। ठीक है, क्योंकि जीरो के अबाउट ये सर्कल बना है, तो सिग्मा 1 भी रेडियस है, सिग्मा 3 भी रेडियस है, टॉ भी रेडियस है, तो तीनों वैल्यूज बराबर है। उस केस के अंदर आप सिग्मा 1 और सिग्मा 3 को रिप्लेस कर दें, ठीक है, शेयर स्ट्रेस से, तो आपके पास जो यील्डिंग की कंडीशन आएगी, सब्स्टिट्यूटिंग सिग्मा 1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 3 इज इक्वल टू एस एस वाई, आप यील्डिंग तक लेकर जा रहे हैं। ठीक है, टॉर्शनल यील्ड स्ट्रेंथ occurs when tau max is equal to SSY। जब ये tau max जो है SSY के इक्वल पहुंचेगी तो यील्ड करना शुरू कर देगा। सो आपकी जो इक्वेशन है वो ये बन जाती है, SSY is equal to SYT SYC over SYT plus SYC। ये सिंपली आपने क्या किया, यहाँ पे और यहाँ पे इसको SSY से रिप्लेस कर दिया, और ये SYT और ये SYC है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको ये एन को ख़त्म कर दें, क्योंकि मैं फेलियर की बात कर रहा हूँ, डिज़ाइन की नहीं बात कर रहा। सो आप इसका एलसीएम लेके, जी 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 सर ये स्पेशल केस प्लीज एक और दफा रिपीट कर दें। ये स्पेसिफिक केस है प्योर शेयर का, प्योर शेयर। ठीक है, यानी एक ऐसा केस जिसके अंदर मेरी जो बार है फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर सिर्फ टॉर्क लग रहा है, कोई नॉर्मल स्ट्रेस कोई बेंडिंग स्ट्रेस नहीं लग रही। ठीक है, सिर्फ प्योर शेयर है, तो आपके पास जो स्ट्रेस एलिमेंट है उसके अंदर भी सिर्फ से फॉर एग्जांपल प्योर शेयर है, नॉर्मल स्ट्रेस नहीं मौजूद। सिर्फ इस केस में आप ये इक्वेशन यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि इस केस में मैंने कहा कि आपका मोहर सर्कल इस किस्म का बनता है। देखे ना, अगर मैं इसका मोहर सर्कल बनाऊं क्या बनेगा, इस साइड पे आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क है, क्लॉकवाइज शियर स्ट्रेस होगी, ठीक है, और नॉर्मल स्ट्रेस जीरो है तो आप इधर हैं, और इस फेस के ऊपर काउंटर क्लॉकवाइज है और आप जीरो है नॉर्मल स्ट्रेस, तो आपके पास ये एक मोहर सर्कल बनेगा। अब इस मोहर सर्कल की खास बात क्या है कि इसकी सिग्मा 1 सिग्मा 3 और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये तीनों वैल्यूज इसके रेडियस के बराबर है, यानी इक्वल है। टॉ मैक्स is equal to sigma 1 is equal to minus sigma 3। ठीक है, अब मैं इस shear स्ट्रेस को बढ़ाता जा रहा हूं यहां तक कि ये यील्ड कर जाए, यील्ड पे ये टॉ मैक्स की वैल्यू SSY बन जाएगी। ठीक है, यानी सॉरी, यानी ये SSY के इक्वल हो जाए। अब मैंने क्या किया कि मैंने ये जो इक्वेशन थी ये वाली, इसके अंदर इसको SSY डिवाइडेड बाय SYT माइनस SSY डिवाइडेड बाय SYC इक्वल टू 1 कर दिया। नाउ सॉल्विंग दिस फॉर SSY, मैं निकालना क्या चाह रहा हूँ, यील्ड स्ट्रेंथ इन शेयर। सॉल्विंग दिस फॉर SSY विल गिव मी दिस इक्वेशन व्हिच इज इक्वेशन 17। ठीक है, बट दिस इज अ स्पेशल केस व्हेन देयर इज प्योर शेयर, इस वाले केस के लिए। ठीक है, क्लियर है जी? क्वेश्चन किधर से आया था? यस सर, क्लियर है, थैंक यू। ओके, अच्छा, इसके बाद जी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं हम। A 25 millimeter diameter shaft is statically torqued to 230 Newton meter. ये आपके पास एक शैफ्ट है, ठीक है,
इसके ऊपर 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क लग गया। इट इज मेड ऑफ cast 195 T6 aluminium with a yield strength in tension of 160 megapascals and a yield strength in compression of 170 mega। तो बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन बहरहाल फर्क है दोनों की yield strength in tension and compression। It is machined to a final diameter। इसका जो फाइनल डायमीटर है विच इज 25 मिलीमीटर, ठीक है, ये वहां तक मशीन की गई है। एस्टिमेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द शैफ्ट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना है। तो ये तो आप सबसे पहले देखें कि मैंने टॉप मैक्स फाइंड आउट करना है कि इस ये जो टॉर्क है मेरा 230 न्यूटन मीटर, इसकी वजह से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी लग रही है। एक बात हमेशा याद रखें, ये एक बड़ी कॉमन गलती है जो हर साल बहुत से बच्चे करते हैं कि जब मैं टॉर्क की वैल्यू देता हूं तो वो इसे शियर स्ट्रेस ले लेते हैं। तो नहीं, टॉर्क इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी 16 टी ओवर पाई डी क्यूब से, ठीक है, या टी आर ओवर आई पी जो आपका फॉर्मूला है उससे ये आप 16 टी ओवर पाई डी क्यूब पे आ जाते हैं। ये मैंने आपको बहुत दफा बताया कैसे आते, या इस केस में, इस बुक के केस में ये इसको जे लिखता, सॉरी, ठीक है। सो इस इक्वेशन से मैं शियर स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है। ये देखें 16 टी ओवर पाई डी क्यूब, ये बेसिकली टी आर ओवर जे से आया, जबकि जे की वैल्यू पाई डी 4/32 होती है सर्कुलर शैफ्ट के लिए। आर की वैल्यू मैं मैक्सिमम लूंगा तो ये टॉप मैक्स बन जाएगा, ठीक है। सो 16 मल्टीप्लाइड बाय 230 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय पाई इंटू 25 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करके क्यूब कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास 75 मेगा पास्कल ये शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। अब उसने क्या पूछा है जी, एस्टिमेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द शैफ्ट। अब ये प्योर शियर है, ठीक है, ये क्या है जी, प्योर शियर है। तो सिंपली आपको पता है, आप इसका मोहर सर्कल ड्रॉ करें। So this would be 75, this would be 75, and this would be 75. So tau would be 75, sigma 1 would be 75, and sigma 3 would be -75, ठीक है। आप इन वैल्यूज को, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यूज को इस इक्वेशन में डाल सकते हैं। उसने फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा है तो इसको 1/n कर लो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगी, 75 डिवाइडेड बाय 160, ठीक है, माइनस -75 डिवाइडेड बाय 170 इज इक्वल टू 1/n। यहां से आपका n निकल आएगा, ठीक है। तो 1.10 आपका n निकल आता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकल आता है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है मैं इसको भी यूज करके इसको, क्योंकि प्योर शेयर का केस है ना, इसके अंदर नॉर्मल स्ट्रेस नहीं लग रही, प्योर शेयर का केस है, तो मैं इस इक्वेशन को भी यूज कर सकता हूँ। वो कैसे जी, मैं इसकी यील्ड स्ट्रेंथ इन शेयर निकालता हूँ, SSY, ये वाली इक्वेशन है। सो SYT इज 160, SYC इज 170। ये मुझे इसकी यील्ड स्ट्रेंथ इन शेयर दे रही है 82.4 मेगापास्कल, जबकि मेरी एक्चुअल कितनी लग रही है, वो 75 मेगापास्कल है। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वुड बी अप्लाइड शेयर, जो इसकी स्ट्रेंथ है डिवाइडेड बाय द स्ट्रेस। हमने ये शुरू में पहले लेक्चर में पढ़ा था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ये फॉर्मूला होता है कि जो स्ट्रेंथ होती है उसको आप डिवाइड करते हैं अप्लाइड स्ट्रेस से। सो दिस वुड बी 82.4 डिवाइडेड बाय 75, अगेन 1.10। तो सेम आंसर आएगा दोनों केसेस, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन सारों को समझ आ गया होगा।
दिस इज अ समरी ऑफ फेलियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स, ठीक है। इसके अंदर जो आपको ये फिगर, बड़ी फिगर नजर आ रही है, ये आपको बता रही है कि द डैश लाइन इज फॉर मैक्सिमम shear स्ट्रेस थ्योरी, और जो सॉलिड लाइन है दैट इज फॉर डिस्टॉर्शनल एनर्जी थ्योरी। अच्छा, इसके ऊपर जो आपको कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, कुछ सर्कल्स नजर आ रहे हैं, डॉट्स, स्क्वायर्स और फील्ड स्क्वायर्स या सॉलिड स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डाटा को अगर आप प्लॉट करें, ये फेलियर का एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि निकल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम स्टील्स का जो फेलियर है दैट इज अकरिंग, ठीक है। आपने मुख्तलिफ स्ट्रेस स्टेट्स उसमें लगाई और उसको फेलियर तक लेकर गए लैब में, और जहां पे फेलियर अकर हुआ वहां पे आपने ये ड्रॉ कर दिया। इसी तरह स्ट्रेस स्टेट चेंज की, ड्रॉ कर दिया, स्ट्रेस स्टेट चेंज की, ड्रॉ कर दिया। 1023 स्टील, वो ये वाले सर्कल्स हैं, डॉट्स जो है। एल्यूमिनियम का के मुख्तलिफ एलॉयज को आपने बॉक्सेस से जो है वो डिनोट कर दिया। तो व्हाट इज दिस टेलिंग? कोई मुझे बता सकता है कि ये मुझे क्या बता रहा है, ये फिगर क्या बता रही है? ये मैंने थ्योरीज को भी प्लॉट किया, थ्योरीज की इक्वेशंस को, और एक्सपेरिमेंटल डाटा को भी प्लॉट किया। इससे मुझे क्या पता चल रहा है? कौन सी थ्योरी ज्यादा एक्यूरेट है, मैक्सिमम shear स्ट्रेस थ्योरी या डिस्टॉर्शनल एनर्जी थ्योरी? कौन सी ज्यादा एक्यूरेट? एनीवन? डिस्टॉर्शन एनर्जी सर। डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी ज्यादा एक्यूरेट नजर आ रही है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो इसी लाइन के इर्द गिर्द जो है वो चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट्स ऑफ कंसर्न्स भी आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये दो पॉइंट्स जो है, ठीक है, इनके अंदर क्या हो रहा है कि डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी तो अभी प्रिडिक्ट कर रही थी कि सेफ रीजन के अंदर है, लेकिन ये फेल कर गए। इसी तरह ये पॉइंट, ठीक है, ये 3-4 पॉइंट्स हैं जहां पे डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस जो है वो उसको अप्लाई करवा गई, हालांकि फेलियर उससे पहले ही अकर हो जाता है। लेकिन कोई पॉइंट भी मैक्सिमम shear स्ट्रेस थ्योरी के अंदर नहीं आ रहा, विच मीन्स कि मैक्सिमम shear स्ट्रेस थ्योरी इज मोर सेफ। इसको कहते हैं हम जी ये कंजर्वेटिव थ्योरी है, और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी इज मोर एक्यूरेट। And typically, maximum shear stress theory should be used for design, and distortion energy theory should be used for analysis. कि वो आपको रीजन ठीक बताएगी कि फेलियर किस वजह से हुआ, ठीक है। तो आपकी मैक्सिमम shear stress theory जो है दैट इज इजी, क्विक टू यूज एंड मोर कंजर्वेटिव, ठीक है। इफ द प्रॉब्लम इज टू लर्न व्हाई अ पार्ट फेल्ड, फिर डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी जो है वो ज्यादा बेहतर होगी। बाकी सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। आगे ये एक एग्जांपल है डिटेल के अंदर, बल्कि 2 एग्जांपल्स हैं। तो ओके, लेट्स डू दीज एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, ताकि हमारा ये पूरा रिवाइज भी हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, और ये एग्जांपल्स डिटेल में हम कर पाएंगे। अभी इतना टाइम नहीं कि दोनों एग्जांपल्स को किया जा सके। सो आई विल, हाँ जी जी, स्ट्रेसेस बताइएगा दोबारा क्या होती है, मैं भूल गया हूँ। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होती है? ये आपके पास कोई चलो इधर कर लेते हैं, ये एक जगह खाली थोड़ी मिल गई। सो द क्वेश्चन इज जी कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होती हैं? आपके पास कोई भी स्ट्रेस स्टेट है, ठीक है, ये किसी भी सिचुएशन के अंदर आपने एक, फॉर एग्जांपल एक बार थी, उसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस भी लग रही थी और टॉर्क भी लग रहा था और फोर्स भी लग रही थी। तो आपने इनको इसमें से स्ट्रेसेस निकाली, ठीक है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई, ये आपके पास स्ट्रेसेस निकल आई। सवाल ये है कि अगर मैंने इस तरह का एक बॉक्स लिया ना इसके अंदर से, ठीक है,
अगर मेरा बॉक्स इस डायरेक्शन में यूं होता, ओरिएंटेशन डिफरेंट होती, तो इसके ऊपर स्ट्रेसेस भी डिफरेंट हो जाती। ठीक है, यानी मैं इसको सॉर्ट ऑफ किसी एंगल के ऊपर कट कर रहा हूं, मैंने अब इसको इस तरह का बना दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर शियर स्ट्रेस की वैल्यू और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यूज ये डिफरेंट होंगी इससे, और मैं इसको रोटेट करता जाऊंगा तो ये वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। मशीन डिजाइन के अंदर हम इंटरेस्टेड होते हैं मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस के अंदर, मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यूज के अंदर। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू किस एंगल पे होगी और उसकी वो क्या होगी, दैट इंटरेस्ट्स मी, बिकॉज मैंने जब मटेरियल को डिजाइन करना है तो मैंने उसको मैक्सिमम स्ट्रेस के अगेंस्ट जो है उसको सेफ बनाना है, मैक्सिमम स्ट्रेस के अगेंस्ट। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस इज एक्चुअली मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, उसको आप, या मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, यानी मैग्नीट्यूड में जो मैक्सिमम और दोनों साइड्स पे, नेगेटिव साइड पे भी और पॉजिटिव साइड पे भी जो मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड स्ट्रेस की, उनको हम कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, सो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज एक्चुअली प्रिंसिपल स्ट्रेस। और इसको फाइंड कैसे करते हैं वो आपको बताया, मोहर सर्कल से करते हैं। आपने सिग्मा एक्स टॉ एक्स वाई को प्लॉट किया, इस सिग्मा वाई टॉ एक्स वाई को प्लॉट किया, ठीक, इनका आपने एक मोहर सर्कल बना लिया, तो आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यूज आ जाएंगी स्ट्रेस की। दीज आर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ऑल्दो जो गिवन स्ट्रेस थी उसमें सिग्मा एक्स इतना गिवन था, लेकिन मोहर सर्कल के थ्रू मैंने फाइंड आउट कर लिया कि मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेस क्या होगी। और याद रखिए कि प्रिंसिपल स्ट्रेस या मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के अकम्पनिंग शियर स्ट्रेस हमेशा जीरो होती है। ठीक है सर, आइडिया हो गया। प्रिंसिपल स्ट्रेस इज जीरो, क्योंकि यहाँ पे ये जीरो है। क्वेश्चन हो जी तो बताइए, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।